द रीजन ऑफ रिस्ट एंड हैंड। इसमें आज हम देखेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या चीज है, उसमें उसकी अटैचमेंट्स क्या है, उस कौन से स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर और नीचे से पास करते हैं, ठीक है। और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, अटैचमेंट्स उसकी उसके कौन से स्ट्रक्चर्स ऊपर और नीचे से पास करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का जो सीक्वेंस है उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी इंजरी होगी या कोई भी कंप्रेशन होगा तो जिस साइड ज्यादा होगा वहां मौजूद स्ट्रक्चर ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। और एज अ क्लिनिशियन, एज अ फिजिशियन, अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आप उसको अच्छा डील कर सकेंगे, ठीक है। फिर हैंड की बोन्स पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे हैंड के, और पाल्मर एपोन्यूरोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी था कि एपोन्यूरोसिस क्या है, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की बात करते हैं तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है एक फाइब्रस बैंड है पाल्मर साइड ऑफ हैंड पे, रिस्ट के करीब, ठीक है। ये क्या करता है कि जो कार्पल बोन्स है रिस्ट की, उनके ऊपर आर्च, देखिए इट आर्चेस ओवर, यानी ये इस तरह कर कर कनेक्ट करता है उन बोन्स को आपस में, कवरिंग देम एंड फॉर्मिंग द कार्पल टनल। यानी कि जो हमारी कार्पल बोन्स थी उनके बारे में पढ़ा था हमने कि एंटीरियर सरफेस जो है उनकी, मैं सुपीरियर सरफेस की बात नहीं कर रही, जो कि यानी कि अगर मैं कार्पल बोन्स की यहाँ एक उसकी आउटलाइन ड्रा करूं तो एक उसकी सुपीरियर सरफेस थी जो कि कन्वेक्स थी, ठीक है, जिसने रिस्ट जॉइंट में पार्ट लेना है, उसके बाद उसकी साइड्स हैं फिर, और फिर उसकी दूसरी सर्विस है जिसने आगे हैंड के साथ कनेक्ट होना है। अब ये जो खुद ऊपर सुपीरियर सरफेस, मतलब ये वाली सरफेस जिसने जॉइंट बनाने के अलावा ये जो ऊपर की तरफ है पाल्मर साइड पर नजर आएगी, ये एंटीरियर सरफेस कहलाएगी, ठीक है। ये खुद भी डीप होती है, जैसे बोल होता है ना, ठीक है, उस तरह ये भी डीप होती है। और अगर हम इसको साइड से देखें तो हमें ये इस तरह गहरी नजर आती है, ठीक है। और ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ये एक बैंड की तरह इसको कवर करता है, और ये जो कनकेविटी थी कार्पल बोन्स की उसको टनल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। यानी कि एक राउंड स्ट्रक्चर था, जब उसके ऊपर रूफ लगी तो वो एक टनल की तरह बन गया ना। यानी अगर आप साइड से देखें तो इस तरह करके एक स्ट्रक्चर मौजूद था, ठीक है। और इसके ऊपर जो है अगर रूफ लग जाती है तो ये टनल जैसा रास्ता बन गया है ना गुजरने के लिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपको बेहतर समझ आएगा। आप समझे ये व्यू इस तरह है कि आप अपने हाथ को खुद अपने सामने रखकर देख रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कार्पल बोन्स आइडेंटिफाई करनी है। ये देखें, ये सारी बोन्स क्या है, ये कार्पल बोन्स हैं। ऊपर इनके ऊपर जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ये देखेंगे अब इसके अंदर से किस तरह स्ट्रक्चर्स गुजर रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स दरमियान से पास कर रहे हैं ना बच्चे, टू एंड फ्रो, यानी कि फोर आर्म से हैंड में जा रहे हैं, ये बेसिकली इसके अंदर से पास कर रहे हैं। अब आपने कल पढ़ा था ना कि मीडियन नर्व होती है इसके अंदर से गुजरती है। आपने ये भी पढ़ा था कि फ्लेक्सर जिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन और प्रोफंडस का टेंडन और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, ये सब इसके अंदर से गुजरता है। तो इस तरह करके ये इस पाथवे में से गुजर कर हैंड में जा रहे होते हैं फिंगर्स पर इंसर्ट होने के लिए, ठीक। ये आपको पिक्चर इस तरह दिखाई हुई कि जैसे अगर आपके हाथ से स्किन रिमूव करके खाली देखा जाए तो आपको कैसी पिक्चर मिलेगी। यहाँ देखिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। उसके बाद ये सारे वो टेंडन्स हैं जो इसमें से पास कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको फिर कॉमन फ्लेक्सर शीट भी दिखाई है जिसके बारे में डिस्कस किया था कि फ्लेक्सर जो फिंगर के टेंडन्स हैं यानी कि डिजिटोरम वाले, उनकी अपनी फ्लेक्सर शीट है, जबकि जो थंब में जा रहा है पॉलिसिस वाला उसकी अपनी फ्लेक्सर शीट है, ठीक है। और ये एक टनल का सिंप्लीफाइड व्यू है, ठीक है। ये देखें कार्पल बोन्स, ऊपर से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और ये रास्ता, ठीक। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की अटैचमेंट्स की बात करें तो जो इसकी मीडियल साइड है वो पिसिफॉर्म बोन से अटैच होती है। पिसिफॉर्म बोन कौन सी थी, जो कार्पल बोन्स की दो रोज थी, उसमें प्रॉक्सिमल वाली में सबसे लास्ट बोन जो मैंने आपको निमोनिक बताया था, उसमें आपने देखा था कि हम लेटरल टू मीडियल जा रहे थे, यानी कि जो सबसे लेटरल मोस्ट बोन थी जो थंब वाली साइड पर थी उसको हम पहला कंसीडर करते हैं, यानी जैसे स्केफॉइड बोन थी, ठीक है। और पिसिफॉर्म जो है उसको हम 4 नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो मीडियल अटैचमेंट है इसकी वो पिसिफॉर्म बोन पे है और हुक ऑफ हेमेट पे है। यानी कि अगर मैं 8 बॉक्सेस बनाऊंगी आपको बताने के लिए, ठीक है। ये 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये इनकी मीडियल साइड है और ये इनकी लेटरल साइड है। यानी कि अगर हम इनकी नंबरिंग करें
तो ये 1 कहलाएगी, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये अटैच किस तरह है, ये जो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम है ये इन 4 और 8 पे मीडियल साइड पर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो के वाले साथ मीडियल वाली बोन पर भी और सेकेंड वाली रो की मीडियल वाली बोन पर भी अटैच्ड है, ठीक है। और लेटरल साइड पर ये स्केफॉइड और ट्रेपेजियम बोन्स के साथ अटैच है, यानी कि ये वाली बोन्स, फर्स्ट वाली स्केफॉइड थी और यहाँ पर 5 नंबर यानी कि लेटरल साइड पर सेकेंड रो की फर्स्ट बोन ट्रेपेजियम के साथ अटैच है। यानी सिंपली यानी यहाँ से इधर जा रही है ना, तो इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच्ड है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे। अब जो ट्रेपेजियम के ऊपर अटैचमेंट है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस वाली बोन पे जो अटैचमेंट है उसमें सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स बने हुए हैं और वहां पर एक साइनोवियल टनल बनती है ताकि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन गुजर सके। यानी कि अगर हम इसको सिंपल करें तो यहाँ पर जो 5 नंबर पर अटैचमेंट है ना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, वो इस तरह है, यानी सिंगल अटैचमेंट नहीं है, 2 अटैचमेंट। अगर ये रिंग जो है ये बोन है तो 2 पार्ट्स अटैच है। इनमें से जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो प्रॉपर फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम है जो कि कार्पल टनल की छत है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें से वो टेंडन गुजरेगा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑथर्स कंसीडर करते हैं इसको कार्पल टनल का पार्ट, लेकिन ये टनल के अंदर नहीं होता, ये फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के अंदर से गुजरता है, ये वो वाला टेंडन है, ठीक है। अब रेटिनाकुलम का जो अपर बॉर्डर है वो डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज को रिस्पॉन्ड करता है। मैंने आपको रिस्ट में बताया था कि 2 क्रीजेस हैं, उसमें जो आगे वाली क्रीज है जो हैंड के करीब है वहां से हाथ पर कार्पल टनल स्टार्ट होती है, ठीक है। और लोअर बॉर्डर इसका किसके साथ अटैच है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस के साथ। जब ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा ये क्या है। यहाँ पर आपको एक समझे कि मैप की तरह बनाकर दिखाया हुआ है ताकि आप समझ सकें कि हैंड का स्ट्रक्चर है कैसा। यानी अगर ये आपका हैंड इस तरह था ना तो ये आपको यहाँ से कट करके दिखाया हुआ है पूरा हैंड, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सकें, स्लाइड्स को देख सकें। अब आप देखें यहाँ पर आप किन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, कार्पल बोन्स को, ठीक है। ये देखें ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, बल्कि ये वाला भी नहीं, ये वाला प्रॉपर। और इनमें से जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट वो है जहां पर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन होगा, ठीक है। और इसके अंदर का जो एरिया है, ये जो मैंने ग्रीन सारा कलर चेंज कर ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये जो अंदर का सारा एरिया है ये कार्पल टनल का एरिया है बेसिकली, ठीक है। यहाँ एक और व्यू साइड से थोड़ा सा करके दिखाने के लिए ताकि आप इस चीज को समझ सकें। कार्पल बोन्स की सारी सरफेस, उसके ऊपर से गुजरने वाला फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये देखेंगे ये फर्स्ट रो की मीडियल मोस्ट बोन है, ये सेकंड की मीडियल मोस्ट है, फर्स्ट की लेटरल बोन, सेकंड की लेटरल बोन, इस तरह करके ये स्पैन, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है ना इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रोटेट करके दिखाया है, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि हमने अभी बात की थी कि एक कंपार्टमेंट स्प्लिट हुआ हुआ है, इसके अंदर से जो गुजरा देखिए फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इन सेपरेट कंपार्टमेंट, ठीक। और ये ऊपर एक और कनाल बनेगी, इसको हम बाद में देखते हैं फिलहाल। और इसमें बताने की चीज एक और है बच्चों के, जो स्ट्रक्चर्स 4 आर्म से हैंड में जा रहे हैं उनमें से सारे स्ट्रक्चर यहाँ कनाल के अंदर से नहीं गुजरते। कुछ स्ट्रक्चर आपको सामने नजर आ रहे हैं ना जो कि ये वाले स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर इस रेटिनाकुलम के ऊपर से भी पास करते हैं जो डायरेक्टली हैंड के अंदर जा सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं उस बात की भी इंपॉर्टेंस है और जो नहीं पास कर रहे उनकी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो रिस्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद हैं, ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद होने का मतलब ये है कि फोर आर्म से वो पामर सरफेस ऑफ द हैंड के अंदर जाते हैं, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करेंगे तब वो, क्योंकि बैक साइड पर जाहिर है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है फोर आर्म का, तो वो स्ट्रक्चर स्ट्रेट जाएंगे भी हैंड की डोर्सल साइड पर, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर रिस्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पर जाते हैं वो भी फिर 2 तरह से है, वो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरेंगे, ठीक है, सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और वो जो उनके नीचे से गुजरेंगे। अब आपको पता है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है वो कार्पल टनल की रूफ बनाता है, इसी वजह से अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि जो स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली कार्पल टनल के अंदर से गुजरेंगे,
ठीक, अब ये सीक्वेंस है, आपको इस तरह मुश्किल लगेगा कि एकदम से इनको कैसे याद किया जाए, लेकिन अगर आप पिक्चर देखकर इसको सामने रखेंगे और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को रिलेट कर कर पढ़ेंगे तो ये याद हो जाते हैं काफी हद तक। ठीक है, और इसका एससीक्यू भी आता है। अब देखते हैं कि पहला स्ट्रक्चर जो है, और एक चीज देखिए कि ये स्ट्रक्चर्स मीडियल टू लेटरल बताए हुए हैं, लेकिन कार्पल बोन्स लेटरल टू मीडियल थी। तो ये चीज याद रखना कि आप सीक्वेंस मीडियल टू लेटरल बता रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वो चीज आपने देखनी है। ठीक है, अब मीडियल टू लेटरल यानी कि अगर राइट हैंड की बात करें तो मीडियल टू लेटरल जाने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप। ठीक है, सबसे पहले अल्नर नर्व है, इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। ठीक है, अल्नर, अगर आप आपके सामने एक हैंड की पिक्चर ड्रॉ होती है, ठीक है, आपको पता है कि अल्नर नर्व किस साइड पर रहती है, जिस साइड पे अल्नर आर्टरी थी ऑब्वियसली मीडियल साइड पे, उस साइड पे अल्नर नर्व होगी। आप याद रख सकते हैं अल्नर नर्व पहले अल्नर आर्टरी और वेन, जाहिर है जहां अल्नर नर्व है उसके करीब ही अल्नर आर्टरी और वेन होगी। उसके बाद है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, सारे अल्नर नर्व के स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद पाल्मेरिस लॉन्गिट्स टेंडन है, अगर आपने फोर आर्म को सही तरह पढ़ा है उसके एंटीरियर कंपार्टमेंट को, तो आपको पता होगा कि पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन जो है ये क्या कराता है, ये वीक फ्लेक्सर है रिस्ट का। तो ऑब्वियसली ये तकरीबन मिड लाइन में प्रेजेंट होगा ताकि ये ओवरऑल रिस्ट पर फ्लेक्शन करवा सके। उसके बाद पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है जो यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, अब आप देखिए कि सब स्ट्रक्चर ब्लैक से लिखे थे, लेकिन मैंने पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व को हाईलाइट किया है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन आपने याद रखना है कि जो एंटीरियर एस्पेक्ट से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेसिफिकली वो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरते हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व भी है। पाल्मर क्यूटेनियस समझ आएंगे ना कि वो ब्रांच जो पाम की क्यूटेनियस यानी स्किन को सप्लाई करती है, और ब्रांच वो मीडियन नर्व की है। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीनीथ पास करते हैं। ठीक है, यानी वो जो अब टनल के अंदर होंगे। अब उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन है, उनमें मीडियन नर्व है। अब देखिए यहाँ मैंने मीडियन नर्व को भी हाईलाइट किया ताकि मैं इन दो चीजों को लिंक कर सकूं। और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन है। ठीक है, और इसको आप समझ जाएंगे कि कार्पल टनल के एग्जैक्टली अंदर नहीं होगा, है क्योंकि ये भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे ही पास कर रहा है, इसलिए उन स्ट्रक्चर्स में काउंट हुआ है कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे पास कर रहे हैं, लेकिन कार्पल टनल के कंटेंट्स में नहीं काउंट होता। कार्पल टनल के कंटेंट्स सिर्फ ये वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्सटेंसिव रेटिनाकुलम पे जाने से पहले एक क्लिनिकल सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने मीडियन नर्व को और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व को हाईलाइट किया था। बच्चों, एक जो सिनेरियो आता है हमारे एग्जाम में, जिसमें सिम्टम्स दिए जाते हैं कि एक बंदे को जो है वो हैंड पे नंबनेस है। ठीक है, लेटरल साइड पे जहां पे यानी उसका थंब है, थिनार एमिनेंस वाला एरिया बेसिकली, कि वहां उसको नंबनेस है। वहां पर उस बंदे को टिंगलिंग यानी जिससे सुइयां चुभने की सेंसेशन आ रही है, और वो फिंगर्स मूव करना उसको मुश्किल है, लेकिन एक चीज है कि वहां पे उसको फीलिंग यानी स्किन पे सेंसेशन इंटैक्ट है। नॉर्मली नर्व्स में ऐसा होता है कि अगर किसी जगह पे नर्व का प्रॉब्लम होता है तो वहां फीलिंग या सेंसेशन भी इम्पैक्ट होती है, और उसके अलावा टिंगलिंग और नमनेस वाले सिम्टम आते हैं। लेकिन मीडियन नर्व एक ऐसी जगह है जहां पर अगर टिंगलिंग या नम्बनेस वाले साइंस आते हैं तो वहां पर स्किन की सेंसेशन इम्पैक्ट नहीं होती। वजह पता है क्या है, क्योंकि मीडियन नर्व ज्यादातर कंप्रेस होती है कार्पल टनल के अंदर, लेकिन जो इसकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है ना, यानी जिसने स्किन को सप्लाई करना था, वो क्योंकि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजर रही है, यानी एक ही नर्व है मीडियन नर्व, वो ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट जा रही थी। ठीक है, वो स्प्लिट हो गई, यानी कि उसका एक मोटर पोर्शन अलग हो गया और स्किन को सप्लाई करने वाला मसल को सप्लाई वाला अलग हो गया, स्किन वाला अलग हो गया। जो मसल वाला पोर्शन था वो कनाल के अंदर से गुजर गया, और जो दूसरा पोर्शन था जिसने सेंसेशन यानी कि सेंस ऑफ टच या इस तरह से फीलिंग प्रोवाइड करनी थी, वो उसके ऊपर से गुजर गया। अब जो येलो वाला पोर्शन है ये कनाल के अंदर कंप्रेस होगा, इसी वजह से वो फीलिंग आएगी जो मस्कुलर वाली फीलिंग्स होती है, यानी टिंगलिंग होगी, नंबनेस होगी, लेकिन स्किन की सेंसेशन जरा भी इम्पैक्ट नहीं होगी क्योंकि वो वाला पार्ट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरा था। तो ये सिनेरियो आए तो अब आप वजह बता लेंगे ना
वजह आपने यही बतानी है कि मीडियन नर्व खुद जो है वो कार्पल टनल के अंदर से गुजरती है, उसकी कंप्रेशन में कंप्रेस हो जाती है, लेकिन उसकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरती है। यही वजह है कि जब भी कार्पल टनल सिंड्रोम होगा सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन स्किन की सेंसेशन वहां पर इम्पैक्ट नहीं होती। अच्छा, क्वेश्चन है कार्पल टनल के कंपोनेंट दोबारा मेंशन कर दें और समझ आ गई, चलें ठीक है, बहुत अच्छा है। कार्पल टनल के अंदर से बच्चों गुजर रही थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीडियन नर्व, क्योंकि उसको हमने डिस्कस करना है। कार्पल टनल के अंदर से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के 4 टेंडन्स गुजरते हैं, यानी चारों फिंगर्स के, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के 4 टेंडन्स है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस यानी कि थंब का टेंडन है, थंब का फ्लेक्सर है। अभी तक तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी ना कि फोर आर्म के लेवल पर जो फ्लेक्सर्स हैं सारे वो एंटीरियर साइड पर मौजूद हैं, और एक्सटेंसर सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में थे, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म पढ़ने के बाद अब एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की बात करते हैं। अब एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो है ये भी एक बैंड लाइक शीट है या स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कहाँ है, ये डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट पर है। यानी अभी तक हम फ्लेक्सर को पढ़ रहे थे ना, वो पाल्मर साइड पर था, ये डॉर्सल साइड पर है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो एक्सटेंसर टेंडन है उनको अलाइनमेंट में रखता है ड्यूरिंग मूवमेंट। अब यहाँ पर देखें कि ये भी एक रेटिनाकुलम है, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है। फ्लेक्सर का था कि वो एक टनल को कवर कर रहा था, इसलिए कि जो एंटीरियर साइड थी पामर साइड, वहां पर कार्पल टनल्स की आर्च थी, उसके अंदर टेंडन सारे सेट हुए हुए थे, यानी वो अलाइनमेंट उनकी मेंटेन रहती थी। लेकिन इसकी निस्बत जो हमारे रिस्ट की डॉर्सल साइड है वो कंपैरेटिवली फ्लैट है, ठीक है। उसके ऊपर जो टेंडन्स मौजूद हैं उनका अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर एक थिक रैप मौजूद है जिसको एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सर थोड़ा सा लूज था, एक्सटेंसर इसके करीब है, लेकिन यहाँ कंप्रेशन वाली चीज नहीं होती क्योंकि ये एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहता है बोन्स के बॉर्डर की वजह से, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो ग्रूव्स है ना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस और अल्ना पे, उनको सेपरेट 6 टनल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था वो कार्पल बोन्स को कन्वर्ट कर रहा था, और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जबकि रेडियस और अल्ना पर कर रहा है। तो आपको पता है ये रिलेटिवली हायर लेवल पर होगा क्योंकि रेडियस और अल्ना के नीचे आगे कार्पल बोन्स मौजूद हैं, ठीक। और ये क्या कर रहा है कि ये उन सारे जो ग्रूव्स बने हुए थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह बनी हुई थी रेडियस और अल्ना पे, ऐसे उनको 6 सेपरेट टनल्स में कन्वर्ट करता है ताकि उसके अंदर से एक्सटेंसर टेंडन्स गुजर सकें, ठीक है। यही एक वजह है कंप्रेशन ना होने की। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना कि आगे कार्पल टनल होता है अगर सिंड्रोम, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है, वो क्यों नहीं होता वो आपको पिक्चर देखकर इसकी समझ आएगी। अब इसमें हर जो टनल है ना उसकी अपनी साइनोवियल शीथ है। अब एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वहां हमने देखा था कि वहां फ्लेक्सर्स की इकट्ठे थी और उसके अलावा सिर्फ फ्लेक्सर पॉलिसिस की अलग शीट थी, लेकिन डिजिट्स वालों की इकट्ठे थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो टनल है उसमें साइनोवियल शीथ है जो कि रेटिनाकुलम के ऊपर तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। और ये टनल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, किससे, फाइब्रस सेप्टा रन करते हैं इनके दरमियान, ठीक है। रेटिनाकुलम से बोन्स तक किस तरह है मैं आपको बताती हूँ आगे। इस वाली पिक्चर में देखें बच्चों, ये आपको हैंड की डॉर्सल साइड दिखाई, यानी बैक साइड ऑफ हैंड। अब आप देखें यहाँ पर ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, ये किस तरह बाइंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक। और इसने इन स्ट्रक्चर्स को एक जगह पर रखा हुआ है। अब उसकी निस्बत आप सेपरेट यहाँ पर फ्लेक्सर शीट्स या साइनोवियल शीट्स देख और एक्सटेंसर शीट्स हैं, ये देखें हर मसल के ग्रुप की अलग शीट है, जैसी फ्लेक्सर्स की कंबाइन थी ना, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी ही वजह है कि यहाँ पर उस तरह टाइटनेस नहीं होती और यहाँ से कोई नर्व उस तरह प्रॉपर टनल के या कह लें कि ग्रूव्स के अंदर से नहीं गुजरी, इसलिए यहाँ पर कंप्रेशन वाले सिम्टम्स वैसे नहीं आते। अब एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के अटैचमेंट्स की बात करते हैं, तो ये भी मीडियली पिसिफॉर्म बोन और हुक ऑफ हेमेट से अटैच है, और लेटरली, लेकिन डिफरेंस ये है कि लेटरल साइड पर ये डिस्टल एंड ऑफ रेडियस से अटैच है। यानी कि जो हम बॉक्सेस बनाकर पढ़ रहे थे उसमें मीडियल साइड सेम है, लेकिन लेटरल साइड इसकी डिफरेंट है कि ये थोड़ा सा ऊपर आकर रेडियस बोन पर अटैच है, कार्पल्स पर नहीं। और अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये थोड़ा सा ऑब्लिक भी जा रहा है, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पर रेडियस बोन से अटैच होते हैं।
इस पिक्चर में देखें, ये पिक्चर जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, ये उसकी फ्लिप पिक्चर है, क्योंकि पहले हम फ्लेक्सर पे फोकस कर रहे थे, अब हम सारा जो है एक्सटेंसर्स देख रहे हैं। अब ये बैक साइड है वोन्स की, ठीक है, यानी कि जो आर्च सीधी बनाते थे बार बार, अब उसको उल्टा बनाकर उसकी बैक साइड देख रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर कि सारे जो टेंडेंस हैं उनका अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। देखें, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का लिटिल फिंगर वाली साइड होना चाहिए, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है उनका, उन चारों का, और साथ में एक्सटेंसर इंडाइसिस, इंडाइसिस आपको पता है कि इंडेक्स फिंगर का था, उनका एक कंपार्टमेंट है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का एक है, और कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का एक कंपार्टमेंट है। फिर एक कंपार्टमेंट एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का और एब्डक्टर का है। हमने पढ़ा था कि 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनते हैं ना, तो चले हम इनको लेबल करके देख लेते हैं कि ये आ गया पहला। देखें, ये जो इस तरह दो पार्ट्स के अंदर है ना, ये एक कंपार्टमेंट है, तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, ठीक है, ये वाला सेकंड कंपार्टमेंट, ये एक सिंगल वाला थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स बन गए एक्सटेंसर टेंडेंस के लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ इनके दरमियान से रेडियल आर्टरी और नर्व गुजर रही है, लेकिन वो ना एक कंपार्टमेंट के अंदर कंप्रेस होगी ना दूसरे के, वो सेपरेटली पास कर रही है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन है कंपार्टमेंट के मसल याद करने बच्चों, ये तो सारे फोर आर्म के मसल है ना, इसके अंदर से तो खाली टेंडन गुजर रहे हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये मसल्स नहीं गुजरे, बेसिकली टेंडन्स गुजर रहे हैं, जो कि फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मौजूद थे और जाकर फिंगर्स पर उन्होंने इंसर्ट होना था, ठीक है। तो ये याद करने हैं। और अगर आपको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट और फोर आर्म आता है तो ये सीक्वेंस याद रखना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी समझ आ जाएगी, यानी लेटरल चीज उस साइड, जिस साइड लेटरल साइड बतानी है वहां पर थंब वाली चीजें बताओगे पहले, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर मिडल, और उससे ऑनवर्ड जाओगे। अगर डायरेक्ट मीडियल से बताना चाहते हो तो पहले अल्नारिस वाली चीजें बताओगे, ठीक है। अब पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी ये दो चीजें हैं कि वो स्ट्रक्चर जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करते हैं और नीचे से, ठीक है। अब डोर्सल पोस्टेरियर क्यूटेनियस ब्रांच है अल्नर नर्व की, ठीक है, एक है अल्नर नर्व की, हमने वहां पर सारी अल्नर नर्व और उसकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देखी थी, यहाँ उसकी पोस्टीरियर ब्रांच है, यानी जो बैक साइड पर सप्लाई कर है, ठीक। बेसिलिक वेन है, सिफेलिक वेन है, और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। अब आपने देखा है कि यहाँ पे दो वेन्स मौजूद हैं, बेसिलिक और सिफेलिक। अगर आप देखें तो आपको अपने डोर्सल हेड की डोर्सल सरफेस पर वेन्स कितनी प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है, स्पेशली बॉयज देखें क्योंकि उनकी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और वाइट बोर होती हैं, उनमें कितनी क्लियर नजर आती हैं। और देखें कि यहाँ पर ये मौजूद है, जो बेसिलिक है वो मीडियल साइड पर है और सिफेलिक जो है वो लेटरल साइड पर होगी। और आपको पता है ना कि जब हैंड को उल्टी साइड से देखेंगे तो भी मीडियल साइड जो है बच्चों वो हमेशा लिटिल फिंगर के लिए रहेगी, क्योंकि हम हर बात एनेटमिक पोजीशन के हिसाब से कहते हैं, ये बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। तो हैंड को बेशक फ्लिप कर कर भी देखोगे तो भी एनेटमिक पोजीशन का रेफरेंस चेंज नहीं होता। उल्टे हाथ पे देखने के लिए भी मीडियल वाली चीज जो है वो कौन सी है, वो जो लिटिल फिंगर की साइड पर है, ठीक है। तभी देखिए इन्होंने डोर्सल जो है ब्रांच उसको पहले लिखा हुआ है, वरना आप कहते हैं ना कि हैंड उल्टा कर दिया है, अब लिटिल फिंगर दूर चली गई है तो उसको लेटरल करो, नहीं, हमेशा एनाटॉमिक पोजीशन के हिसाब से रहना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हुए। आई होप आंसर मिल गया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फिर अब वो स्ट्रक्चर हैं जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से पास करते हैं मीडियल टू लेटरल, जिसमें मैंने को बताया था। देखिए, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन, डिजिटी मिनिमी क्योंकि वहां लिटिल फिंगर का टेंडन होगा, फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम और इंडाइसिस के टेंडन से, यानी कि सारी फिंगर्स जो हैं उनकी टेंडेंस, ठीक है। और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन यानी थंब का, और उसके बाद एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस के टेंडेंस है। फिर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के टेंडेंस है, ये सारे थंब से रिलेटेड है। आप इनको ना पार्ट्स में स्प्लिट कर लें कि देखेंगे ये जो दो हैं ये लिटिल फिंगर से रिलेटेड है, ये वाला जो पोर्शन है सारा ये आपकी बाकी जो फिंगर्स हैं उनसे रिलेटेड है, लेकिन जिटोरम लिटिल फिंगर में भी जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिटिल फिंगर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, तो अगर आप अपने हाथ में मूव करके देखें तो सबसे फ्रीली मोबाइल आपका थंब है, और उसके बाद लिटिल फिंगर है जो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट
रिलेटिवली इंडिपेंडेंट मोबाइल है, मूव कर सकती है। अगर आप लिटिल फिंगर को ज्यादा आगे पीछे मूव करें तो रिंग फिंगर इतनी मुतासर नहीं होती, लेकिन रिंग को मूव करें तो सारा प्रेशर आता है बाकी फिंगर्स पर। तो इसलिए इसको इतनी मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इतनी आजादी प्रोवाइड करने के लिए इसके सेपरेट मसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला ग्रुप देख लें कि इस पे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और ये सब ये थंब से रिलेटेड है। थंब को ही यानी उसकी साइड पर मूवमेंट्स कराने वाले मसल्स हैं, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रखिएगा। बोन्स ऑफ द हैंड की बात करते हैं। जो हैंड की बोन्स हैं, एक तो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है सॉफ्ट टिश्यूज को। दूसरा जो भी हमने काम करना होता है, आप यानी कह लें कि जो भी ऐसे काम हैं जो ह्यूमन बींग्स के फाइन मूवमेंट्स हैं, फाइन मोटर काम कहते हैं इनको, कि बारीकी से किए जाने वाले, चाहे उसमें फिर पेंसिल पकड़ना है, चाहे सुई में धागा डालना है, इतने फाइन काम जो हाथ ने करने हैं ना, उसको सपोर्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने फिर बोन्स भी वहां पर ऐसे बनाई हैं जो इस फंक्शन को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। अगर हैंड में टोटल एक ही बोन का पीस होता तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी मूवमेंट यहाँ पर अवेलेबल ना होती, ठीक है। यहाँ पर कार्पल बोन्स हैं, वही जो मैंने रिस्ट एरिया में डिस्कस की, क्योंकि वो अब हैंड के साथ भी ज्वाइंट बना रही है और वो हैंड तक एक्सटेंड कर रही होती है, ठीक है। रिस्ट जो है ना बच्चों में एक ट्रांजिशन एरिया है, रास्ता है फोर आर्म से हैंड में इंटर होने का, इसीलिए उसकी जो बोन्स हैं वो फोर आर्म में भी कंसीडर हुई हैं जॉइंट बनाने में, और अब वो हम हैंड का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर मेटाकार्पल्स हैं। मेटाकार्पल्स क्या है? ये 5 बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, छोटी छोटी और लंबी बोन्स हैं, और ये हर फिंगर की अपनी है, ठीक है। देखिए ईच वन रिलेटेड टू अ डिजिट, अपनी अपनी फिंगर के साथ है। उसके बाद फिर फेरेंजेस हैं। फेरेंजेस क्या है? ये फिंगर्स की बोन्स हैं, हर बोन की 3 फेरेंजेस हैं, एक्सेप्ट फॉर थंब उसकी 2 हैं। यानी फिंगर की फोल्डिंग के लिए, ताकि अलग अलग हर फिंगर के अंदर फोल्डिंग हो सके, उसके लिए एक अलग अलग बोन मौजूद है। यहाँ पिक्चर से आइडेंटिफाई करिए। अब देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर रिस्ट बोन्स को आप पहचान सकते हैं। अब देखेंगे ये थंब के लिए, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर के लिए है, ये मिडिल फिंगर के लिए, रिंग के लिए, लिटिल के लिए, हर एक की अपनी अपनी मेटाकार्पल बोन मौजूद है, ठीक है। देखिए जैसे ह्यूमरस बोन का स्टाइल था, यानी कि सेंटर की शाफ्ट थी, उसके 2 एजेस थे, इस तरह ये भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है। पतली लंबी बोन्स हैं ये, और हर फिंगर की अपनी है। यहाँ पर फिर एक चीज और देखने की है कि देखें जो थंब वाला मेटाकार्पल है ना, उसके मूवमेंट का प्लेन डिफरेंट है। देखिए कि आपका थंब एक अलग डायरेक्शन में होता है एज कम्पेयर टू बाकी 4 डिजिट्स। तो ये भी हैंड के फिर फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए ये लेटरली रोटेटेड है, ये बोन बाहर की तरफ, जैसे हमारा थंब बाहर की तरफ है ना, इसलिए, ठीक है। मेटाकार्पल्स की बात करते हैं। मेटाकार्पल्स के बच्चे एक नंबरिंग है, ताकि उसको आप आसानी से फिर बता सकें उसके बारे में। मेटाकार्पल्स की बात करें तो ये कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करेंगी, ठीक है, प्रॉक्सिमली, और डिस्टली फेलेंजेस के साथ। नंबरिंग इसकी क्या है कि फर्स्ट मेटाकार्पल जो है वो थंब वाली है, ठीक है। जिस तरह के रिस्ट की कार्पल बोन्स को लेटरल से मीडियल नंबर किया था, इसी तरह मेटाकार्पल्स को भी लेटरल से मीडियल नंबर करना है, ठीक है। मेटाकार्पल 1 इज थंब, 2 इज इंडेक्स फिंगर, 3 इज रिंग फिंगर, 4 इज लिटिल, एंड 5th वन इज द लिटिल फिंगर, ठीक है। और ईच मेटाकार्पल बोन जो है इसमें एक बेस है, शाफ्ट है, हेड है, ठीक है। यानी उसके पार्ट्स 3 बनाए हुए ना, राउंड, शाफ्ट और हेड, ठीक है। एक पार्ट उसका हेड है, ठीक, बेस है और शाफ्ट है। मीडियल और लेटरल सर्फेसेस इसकी कैसी हैं? कनकेव हैं, और उसकी वजह से वहां पर मसल्स अटैच होती हैं, यानी कि इस तरह कर कर इस तरह की बोन होती है मेटाकार्पल। और अब ये जो साइड इसकी है ना, कनकेव साइड, यहाँ पर मसल्स अटैच होंगे हैंड के। यहाँ देखें आप, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और उनके आगे फेलेंजेस हैं, ठीक। फेलेंजेस जो है बोन्स है फिंगर्स की। थंब के अंदर सिर्फ 2 ही होती हैं, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, डिस्टल फेलिंग्स, लेकिन बाकी डिजिट्स में प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल है। अपना हाथ सामने रखकर देखेंगे, जो फिंगर्स हैं आपकी उसमें 2 लाइंस हैं फिंगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, लेकिन वैसी वाली थंब के अंदर सिर्फ एक ही है, ताकि वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सके। और जहां पर एक क्रीज मौजूद होती है फोल्ड के लिए, वहीं पर सिर्फ हैंड फोल्ड करता है। और क्रीज वो पॉइंट है जहां पर फेलिक्स के दरमियान जगह होती है, यानी जो आपके हाथ पर उंगलियों के दरमियान क्रीज है ना, इस तरह है ना बच्चों, ताकि आप वहां से उसको फोल्ड कर सकें फिंगर को, ठीक है। ये देखिए थंब की एक ही होती है, और ये नीचे वाला ज़ाहिर है ये मेटाकार्पल के साथ है, ये अलग आ जाती है। फिर फिंगर के फंक्शन में फिर ये पीछे रिस्ट वालों में आ जाती है, पाम ऑफ द हैंड में।
अच्छा, मसल्स ऑफ द हैंड की बात करते हैं तो जो हैंड पे मसल्स एक्ट कर रहे हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स वो हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर लोकेटेड थे, लेकिन उनकी अटैचमेंट फिर आकर हैंड पर थी। अब ये क्या करते हैं, ये हैंड की क्रूड मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं और ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। क्रूड मूवमेंट्स ऐसे हो गई जैसे हाथ में बॉल पकड़ लिया, कोई चीज उठा ली, तो ये क्रूड मूवमेंट यानी रफ, यानी इसमें आपको कोई भी फाइन काम नहीं करना, रफ रफ काम जैसे कह ले, रफ मूवमेंट है। लेकिन जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो जो हाथ के अंदर ही ओरिजिनेट हुए, उसके अंदर ही इंसर्ट हो गए, यानी कि लोकेशन हाथ के अंदर है, वो रिस्पॉन्सिबल है फाइन मोटर फंक्शंस के लिए। अब फाइन मोटर फंक्शन क्या कंसीडर होते हैं, लिखना, सुई में धागा डालना, कोई भी चीज ग्रिप कर लेना जोर से, ठीक है, और मतलब फिंगर से ग्रिप कर लेना। ये जो ग्रिप है ना बच्चों, ये रिस्ट की हेल्प से बनाने वाली ग्रिप की बात हो रही है, ठीक है। तो इन सब को हम फाइन मोटर फंक्शंस ऑफ द हैंड कहते हैं। थिनार मसल्स की बात करते हैं। थिनार मसल्स जो है ये तीन शॉर्ट मसल्स हैं जो बेस ऑफ थंब पर मौजूद हैं, और ये एक बल्ज प्रोड्यूस करते हैं। उस जो बल्ज प्रोड्यूस करती है ना इनकी बेलीज, उनका नाम है थिनार एमिनेंस, और ये थंब की फाइन मूवमेंट्स की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इन सबको मीडियन नर्व इनर्वेट करती है, ठीक है। ओपनिंस पॉलिसिस की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट थिनार मसल है और बाकी दोनों के नीचे लाई करता है, ठीक है। लाइज अंडरनीथ द अदर टू, यानी कि दूसरे दोनों जो है इसके ऊपर होंगे। अटैचमेंट क्या है कि ये इसकी अच्छे अटैचमेंट्स और इस तरह बहुत डिटेल से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इनमें इनके नाम और एक्शन इनर्वेशन याद रखिएगा और इसको एज अ ग्रुप याद रखिएगा कि थिनार मसल्स कौन से थे, उनकी उनका क्या एक्शन था और उनकी इनर्वेशन क्या थी, तो वो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि अटैचमेंट ये थी कि ट्रेपीजियम से आता है, ठीक है, और उसके एसोसिएटेड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से, और वहां से फिर ये मेटाकार्पल ऑफ थंब में जाकर अटैच होता है। एक्शन ये कि अपोज करता है थंब को। बच्चों जो तस्बीह पढ़ने वाली मूवमेंट होती है ना नमाज के बाद देखेंगे, जिसमें थंब को हम फिंगर तक लेकर जाते हैं, सबको टच करते हैं, इस मूवमेंट को अपोजिशन मूवमेंट कहते हैं। ये पेंसिल वगैरह पकड़ने में काम आती है, इसलिए इसका एक अल्लाह ताला ने सेपरेट मसल रखा है, ठीक है, ताकि इस मूवमेंट की ग्रिप हो। जाहिर है जिस मूवमेंट के लिए मसल मौजूद है स्पेशली उसकी ग्रिप भी होगी, और ये काम ही ऐसा जिसमें होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थंब को अपोज करता है कैसे, कि मीडियली रोटेट कर कर फ्लेक्स कर कर आता है, अपनी मेटाकार्पल को जो मौजूद है इसके नीचे, उसको मीडियली रोटेट करता है और फ्लेक्स करता है ताकि वो पाम के करीब आ जाए और वहां पर मौजूद जो ऊपर फिंगर्स उनको टच करें, क्योंकि देखें कि आपको पता है कि थंब इस डायरेक्शन में और बाकी फिंगर्स सारी ऐसे है। अब इस मकसद के लिए कि थंब जाकर, थंब का जो अपर पार्ट है वो इन सब फिंगर्स को टच करे आकर, जरूरी है कि इसको अंदर लाया जाए, यानी मीडियली रोटेट किया जाए और फ्लेक्स किया जाए। तो ये कौन कराता है, अपोनेंस पॉलिसिस मसल। इसी तरह एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है, ये मसल जो है ये ओपोनेंस पॉलिसिस के ऊपर है और फ्लेक्सर पॉलिसिस के आगे है, ठीक है। तो ये स्किफॉइड से आएगा और ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में जाएगा। अब ये थंब को एबडक्ट करता है, बाहर की तरफ मूव करवाता है, ठीक है। और इनर्वेशन इसकी क्या है, मीडियन नर्व, इस ग्रुप पूरे की मीडियन नर्व है। तीसरा मसल फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है। आप इसको ना AFO से याद रख सकते हैं, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस, इस तरह आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो इसकी अटैचमेंट भी उसी तरह ट्रेपीजियम से आएगा और उसके एसोसिएटेड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से और ब्रेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि फ्लेक्सर वाले की और ओपोनेंस वाले की अटैचमेंट सेम है ऑलमोस्ट, मतलब हम इनको कंसीडर कर सकते हैं कि आप इनको आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि कार्पल बोन्स और एसोसिएटेड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से आते हैं और उसके बाद जाकर फेलिंजेस में इंसर्ट हो जाते हैं। इजी मतलब आप याद रखने के लिए, ठीक है। एक्शन इसका क्या है कि ये फ्लेक्स, नाम से ये देखिए फ्लेक्स करेगा मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट ऑफ थंब को। ये कौन सा जॉइंट है, जहां पर कार्पल से मेटाकार्पल ज्वाइन कर रही है वहां वाला जॉइंट है, ठीक है। इनर्वेशन इसकी मीडियन नर्व है और इसका जो डीप हेड है, दो हेड्स हैं, डीप हेड को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व इनर्वेट करती है, जबकि सुपरफिशियल हेड को मीडियन नर्व करती है, ठीक है। ये बाद में जब हम इनके क्लिनिकल नोट्स पढ़ेंगे तब ये बातें काम आती हैं, क्योंकि जाहिर है अगर मीडियन नर्व डैमेज हो गई है तो भी इसका डीप हेड जो है वो थोड़ा बहुत फंक्शन रिटेन करता है, क्योंकि उसको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करी थी। यहाँ आपके सामने देखें कि ये जो बल्ज मौजूद है ना, ये जो है ये क्या है, ये इसको थिनार एमिनेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें तीन मसल्स हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है, इसके अंदर एबडक्टर पॉलिसिस है, ठीक, सॉरी एडक्टर ही, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है और ओपोनेंस पॉलिसिस है, ठीक है। ये सब बल्ज बना रहे हैं मिलकर।
यहाँ आपको दिखाया हुआ इजी करके देखें कि ग्रीन वाला जो ओपोनेंस हमने पढ़ा था सबसे बड़ा है और नीचे लाई करता है। एबडक्टर और फ्लेक्सर इसके ऊपर मौजूद है रिलेटिवली। तो एबडक्टर देखें थोड़ा प्रोक्सिमल आ गया एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर, तो ये इसका अरेंजमेंट आपने याद रखना है। और अगर आपको थिनार एमिनेंस के मसल्स आ जाए तो हाइपोथिनार के भी इजी हो जाते हैं, क्योंकि हैं इनके नाम भी सेम है एज थिनार, लेकिन फर्क ये है कि ये लिटिल फिंगर से एसोसिएटेड आ जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोमिनेंस बना रहे हैं मस्कुलर बल्ज, ये आपको मीडियल साइड ऑफ पाम पे मिलेगा एट द बेस ऑफ लिटिल फिंगर। ठीक है, और ये जो मसल्स हैं ये थिनार मसल से सेम है बोथ इन नेम में और ऑर्गेनाइजेशन में, वही सीक्वेंस इनका भी है। ठीक है, और इनकी भी नर्व कंबाइन कर मतलब है एक ही है, अल्नर नर्व है। जैसे ओपोनेंस जीटी मिनिमी है, ये जो है हुक, ये भी डीप है, मतलब पहले ये बात याद रखनी है। हुक ऑफ हेमेट से आएगा, उसके एसोसिएटेड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से आएगा और जाकर फिफ्थ मेटाकार्पल के मीडियल मार्जिन में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये करेगा, ये लिटिल फिंगर को आप पाम की तरफ लाएगा प्रोड्यूसिंग ऑपोजिशन। जैसे थंब गया था ना लेटरल रोटेट होकर, लिटिल फिंगर मीडियल रोटेट होकर बाकी फिंगर्स की तरफ आएगी। ठीक है, इनर्वेशन इसकी अल्नर नर्व है। एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी जो है ये सबसे सुपरफिशियल है, पिसिफॉर्म और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस से आएगा। लिटिल फिंगर को एबडक्ट करेगा और इनर्वेशन इसकी भी अल्नर नर्व है। ठीक है, फिर फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी फ्लेक्स करवाएगा मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर को, इनर्वेशन इसकी अल्नर नर्व है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सीक्वेंस उसी तरह, नीचे ओपोनेंस वाला मसल है और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी और एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। अब ज़ाहिर इस फिंगर को यहाँ आने के लिए इधर अंदर की तरफ मूव करना पड़ेगा ना। ठीक, यहाँ एक दफा दोबारा देख सकते हैं आप, ये बाहर की तरफ क्या है, बल्ज एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी का, फिर फ्लेक्सर है और उनके नीचे लाई करता है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। फिर बात करते हैं पाल्मर एपोन्यूरोसिस की। पाल्मर एपोन्यूरोसिस जो है ये लास्ट चीज है जो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर थिकनिंग है डीप फेशिया की, जो कि पाम का सेंट्रल एरिया ऑक्युपाई करती है। ठीक है, डीप फेशिया क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर। जैसी स्किन है इसके नीचे फैट की लेयर होती है, या फिर सुपरफिशियल फेशिया कह लें उसको। फिर एक डीप फेशिया होता है, ये टफ सा स्ट्रक्चर है, यानी जो आउटलाइन समझे मसल्स की बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक उसी आउटलाइन उसी कनेक्टिव टिश्यू की एक थिकनिंग है जो शेप में ट्रायंगुलर है, और लोकेशन क्या है कि पाम की सेंटर में मौजूद होगी। इसके जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स हैं ये बाकी जो थिनार और हाइपोथिनार मसल्स के साथ कंटिन्यूस है। जाहिर है कि आपका ये हैंड आपकी पाम है, आपको पता है कि यहाँ पर सारी थिनार एमिनेंस है, यहाँ पर हाइपोथिनार एमिनेंस है। अगर कोई स्ट्रक्चर सेंटर में मौजूद होता है ऑब्वियसली उसका लेटरल बॉर्डर जो है वो थिनार के साथ जाएगा और मीडियल वाला हाइपोथिनार एमिनेंस के साथ टच कर रहा होगा, कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, फंक्शन ये है पाल्मर एपोन्यूरोसिस का कि ये ओवरलैंग स्किन को फर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करे ताकि ग्रिप बन सके और अंडरलाइन टेंडन प्रोटेक्ट हो सके। अगर आप अब अपना हैंड को देखें और हैंड की जो नीचे वाली जगह जहां मैं आपको बता रही हूँ कि लोकेशन है पाल्मर एपोन्यूरोसिस की, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्रीजेस भी ज्यादा है हाथ के ऊपर। ठीक है, इसके एक और फायदा ये है कि स्किन पे कोरुगेशन भी कहते हैं कि ये स्किन को थोड़ा सा क्रीजेस की फॉर्म में लाता है, थिक भी करता है स्किन की नीचे वाली जगह को, ताकि नीचे वाले टेंडन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं, और उसके अलावा ग्रिप बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये आपकी पाम की स्किन को क्रीजेस की फॉर्म में लाता है और आप होल्ड अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये सेंटर में स्ट्रक्चर मौजूद है ना बच्चों, ये वाला ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये हमारा पाल्मर एपोन्यूरोसिस है। ये व्हाइट कलर यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का थिक स्ट्रक्चर है, इसके नीचे मौजूद होंगे बाकी टेंडेंस, और देखेंगे इसका एक बॉर्डर थिनार एमिनेंस के साथ और दूसरा हाइपोथिनार एमिनेंस के साथ अटैच्ड है। यहाँ आपको एक दफा दोबारा दिखाया हुआ ताकि आपको समझ सकें कि किस तरह इसका अरेंजमेंट है, इसके फाइबर्स का पैटर्न आपको समझ आ जाए कि इसमें एक जो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं यानी जो फिंगर्स के साथ लेंथ वाइज रन कर रहे थे, और एक इसमें ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं जो दरमियान में मौजूद हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। ठीक है, एक मिनट रुकिए, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे होगा ये, अच्छा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर है ये देखिए यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास कर रहा है। ठीक है, बाकी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के आगे से ही स्टार्ट हो रहा होता है। अब कार्पल सिंड्रोम को हम दोबारा देखेंगे ताकि हम उसको एक नए तरीके से देख सकें, इसलिए कि अब हम कार्पल टनल को सारा विजिट कर रहे हैं, अब हमें सारे मसल्स का पता है। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो कंप्रेशन से होगा मीडियन नर्व की, किसके अंदर, कार्पल टनल
मौजूद, ठीक है, जो कंटेंट्स है जब भी कंप्रेस हुए तो ये सिंड्रोम होगा। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, सेंसरी मोटर वेजोमोटर ट्रॉफिक चेंजेस, यानी कि स्किन की सेंसेशन इम्पैक्ट होगी, मतलब उस तरह वाली इम्पैक्ट नहीं होगी जैसे मतलब कि लॉस हो जाए, यानी जो सुइयां चुभना या नंबनेस होना भी यही कहते हैं ना कि स्किन का टच मुतासर हो गया, क्योंकि जिस जगह आपको खुद सुइयां चुभती हुई फील हो रही हैं वहां आप कोई भी चीज को नॉर्मल सेंस नहीं कर सकते। जैसे देखेंगे आपका पाँव अगर सो जाए तो आपको वहां हर चीज ज्यादा टच होती है, कोई आपके पाँव लगा दे तो आपको ज्यादा फील होता है, तो इस वजह से लिखा हुआ है कि वहां पर सेंसरी प्रॉब्लम आता है। फिर मोटर, जिस जगह की नर्व डैमेज है जाहिर है आपको वहां फील करना मुश्किल है। वेजो मोटर ये है बच्चों के, नॉर्मली ये होता है कि जिस जगह का जो मसल्स मूव करते रहते हैं ना, जो बॉडी पार्ट फंक्शनल होता है उसका ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है और उसका नर्व फ्लो या नर्व सप्लाई भी अच्छी होती है। तो अगर किसी नर्व इस जगह पर कंप्रेस हो जाए और वो फंक्शन ना करे वो वाला बॉडी पार्ट, तो वहां की ब्लड सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है और वहां की नर्व सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। फिर उस एरिया पे ट्रॉफिक चेंजेस आती हैं। ट्रॉफिक चेंजेस ऐसी हैं कि न्यूट्रिशन लॉस्ट होने की, यानी कि सपोज आपकी इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप दो बिजनेस एट अ टाइम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस में जा रहा है, आप क्या करेंगे, लॉस वाले से पैसे निकालेंगे, प्रॉफिट वाले में डाल देंगे। सेम यही चीज बॉडी में होती है कि जो फंक्शनल ऑर्गन होता है उसकी तरफ ब्लड फ्लो करता है, उसकी नर्व सप्लाई बढ़ती है, उसके मोटर फाइबर्स ज्यादा होते हैं मसल फंक्शन करने से। जहां पर फंक्शन नहीं हो रहा होता वहां ब्लड सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। इवन आपने बायो में भी ये चीज पढ़ी होगी, एट्रोफी होने वाली बात, ठीक है। यहाँ उस तरह एट्रोफी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ट्रॉफिक चेंजेस आ जाती है कि स्किन वगैरह से ब्लड सप्लाई कम कर ली जाती है, नर्व सप्लाई वहां से रिड्यूस कर दी जाती है, तो वहां पर इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जैसे बैरन लैंड होती है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेंसरी चेंजेस ये मिलेगी कि लॉस ऑफ सेंसेशन होगी लिटरल 3.5 डिजिट्स से, ठीक है, फिंगर्स में से जाएगी। अब देखेंगे सेंसेशन जाने की बात फिंगर से है, पाम से नहीं है, क्योंकि जो मीडियन नर्व की ब्रांच गुजरी थी वो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच थी, ठीक है, वो ओवरऑल सारी हैंड की ब्रांच नहीं थी, वो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच थी। इसी वजह से पाम की स्किन तो ठीक है लेकिन फिंगर्स की आगे से स्किन इम्पैक्ट हुई है, ठीक है। पाम के नीचे जो मसल्स हैं वो सारे सिम्टम्स हो रहे होंगे लेकिन वहां पर स्किन को कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि स्किन की नर्व अलग है, लेकिन जो फिंगर्स वाला एरिया था वहां स्किन की और मसल्स की एक ही नर्व स्टेम में से आना था, इस वजह से वो सब इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ये देखें ब्लू कलर से दिखाया हुआ है कि यहाँ आपको एरिया ऑफ पेन एंड नंबनेस है और ये मीडियन नर्व है, लेकिन देखें कि ये जो जगह है ना ये वाली है यहाँ भी मीडियन नर्व, लेकिन ये क्यों ब्लू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पाल्मर क्यूटेनियस नर्व यहाँ पर स्किन को सप्लाई करने को मौजूद है, इसलिए यहाँ पर स्किन की कोई कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट लिखा हुआ है ना बच्चों, यही फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन क्योंकि ये ट्रांसवर्स है और कार्पल बोन्स को कवर कर रहा है, खुद फाइब्रस है, यानी कि ट्रांसवर्स इसकी डायरेक्शन है, कार्पल बोन्स को ये कवर करता है और लिगामेंट ये फाइब्रस बैंड है, तो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ठीक है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। और क्या चेंजेस आपको मिलेंगी यहाँ पर, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसके थिनार एमिनेंस वेस्ट हो जाती है, ठीक है। जाहिर है अगर थिनार मसल सारे मीडियन नर्व से सप्लाई हो रहे थे और उनको नर्व सप्लाई आनी बंद हो जाए तो वो तो एट्रोफी हो जाएंगे ना, वेस्ट हो जाएंगे सारे। एट्रोफी तो बिल्कुल खत्म होना होता है, वेस्टिंग ये कहते हैं कि मसल का मैस कम कर दिया जाता है, ठीक है, कि ये फंक्शनली रहा तो उसको जरूरत नहीं है इतनी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की। एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी, थंब जो है इस तरह करीब आ जाता है क्योंकि उसकी मूवमेंट करवाने के लिए, उसको हिलाने के लिए जो मसल्स चाहिए थे सारे वो फंक्शनल नहीं रहे होते, ठीक है। लॉस ऑफ पोजीशन ऑफ थंब, क्योंकि वो पता है ये सारी मूवमेंट जो है थंब की ये मीडियन नर्व की वजह से होने की। और पार्शियल क्लॉइंग ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल, जब आप हैंड के मसल्स पढ़ोगे तो आपको ये वाली टर्म क्लियर होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों के एनाटॉमी में ये चीज होती है कि जब जैसे ही आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हो आपको पिछला टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो जब आप लम्ब्राइकल्स पढ़ोगे ना तो आप समझ सकोगे कि लम्ब्राइकल क्यों पैरालाइज हो जाते हैं जब कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है बेसिकली क्या है लम्ब्राइकल्स, इन दो फिंगर्स के मसल्स हैं जो कि मौजूद पाम के अंदर होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल हम आगे देखेंगे। और उसके अलावा क्या होता है, वेजोमोटर चेंजेस आती हैं, यानी कि स्किन वहां की वार्म हो जाती है ड्यू टू आर्टीरियो डायलेशन। जाहिर है कि जो नर्व्स होती है, मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल की नर्व सप्लाई होती है, नर्व की ब्लड सप्लाई होती है। अगर जो नर्व है वो काम नहीं करेगी और ब्लड वेसल को प्रॉपर उनके नॉर्मल डायमीटर में नहीं रख सकेगी तो वेसल डायलेट हो जाएगी, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, इसी वजह से वहां पर स्किन वार्म होती है।
और उसके अलावा वहां पे स्किन ड्राई क्यों हो जाती है, क्योंकि जिस जगह की नर्व सप्लाई इम्पैक्ट हो गई वहां स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि स्वेटिंग जो है वो भी नर्व सप्लाई की वजह से होती है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। अगर नर्व वहां सप्लाई नहीं कर रही तो वहां क्या होगी, स्वेटिंग नहीं होगी, ठीक है, और स्किन ड्राई हो जाएगी। ट्रॉफिक चेंजेस क्या है, बहुत लंबे अरसे तक आप स्किन नहीं यूज करोगे तो स्किन ड्राई और स्केली, मतलब वो एरिया यूज नहीं करोगे तो स्किन ड्राई और स्केली हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और नेल्स इजीली क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम के, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लिनिकल सिनेरियो हम इतनी डिटेल से क्यों डिस्कस करें, इसलिए बच्चों के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यू है। हर बार एक जब से क्लिनिकल नोट्स पूछे जाते हैं ना, उसमें से समझिए कि 70% चांस रहता है कि एक क्लिनिकल नोट जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम जरूर होगा, इसलिए कि ये कंडीशन आप डेली लाइफ में भी इनकाउंटर करते हैं और फिर आपसे ये सर्जरी में भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इस पर इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि मेल फीमेल दोनों में कॉमन है, बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 70। ज्यादा मेन कंप्लेन ये थी पेन, ठीक है, और पेन इंटरमिटेंट होता है, जहां पर मीडियन नर्व है ना वहां पर, और ज्यादातर रात में होता है, क्योंकि आप इजी होते हो ना, आपके मसल्स जो है उस टाइम फिर आपको ये चीज फील होती है कि, मतलब ज्यादातर ये होता है ना कि आप मूवमेंट करते रहते हो ना, तो उस टाइम आपको इतनी फीलिंग नहीं आ रही होती है पेन की, लेकिन रेस्ट पोजीशन में आपको ज्यादा फील होता है, एक मसल जो है जैसे करंट की तरह आ रहा होता है, ठीक है। और ज्यादातर होता है एक्सेसिव वर्किंग ऑन कंप्यूटर, क्योंकि आप उसमें आपको पता है कि हाथ फ्लेक्स करके कीबोर्ड पे टाइप करते हो, तो उससे जरा प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है, क्योंकि फ्लेक्स साइड पे है ना, इस वजह से, ठीक है। दैट्स ऑल। अब बताएं आपके क्वेश्चंस।